हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आज वो दिन आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आज मैं TMU मुरादाबाद आया हुआ हूँ जनाब संजय जैन साहब के यहाँ। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के मुलाकात करते हैं जनाब संजय जैन साहब से और जानते हैं उनके बारे में। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम 25 दिसंबर में आपके पास आए थे, तो उस वक्त जो है काफ़ी आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अब क्या तैयार हो गया पूरा सर? कंस्ट्रक्शन का तो ये है कि कुछ ना कुछ नया पुराना चलता ही रहता है, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ खास चल नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ प्लानिंग में है भविष्य में। जो हम आगे करेंगे तो वो अभी रुका हुआ है अभी। लेकिन तो जी, जब हम आए थे तब तो हमने एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप डाली थी जिसमें हमने बताया था कि हम ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें कुछ आपके लिए कुछ सवाल भी आए थे, उनकी लिस्ट मैं बना कर लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा जाएगा। तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कुछ बताएं अपने बारे में आप। मैं प्रॉपर बड़ौत से हूँ रहने वाला। अच्छा। बड़ौत पहले डिस्ट्रिक्ट मेरठ में आता था, आजकल ये डिस्ट्रिक्ट बागपत में आता है। अच्छा। तो वहीं पला बड़ा हूँ। अच्छा। और सन 97 से मैं मुरादाबाद में हूँ। 97 से लगभग 23 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। और यहाँ 2011 तक मैं अपने बिज़नेस में था, लेकिन थोड़ा जो अपना एक हर आदमी की अपनी एक नेचर होती है, तो नेचर के कारण जो है मैं कभी बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं ले पाया या सफल नहीं हो पाया। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव उसमें आते रहे, बहुत अच्छे बड़े खासे नुकसान भी होते रहे। लेकिन अब पिछले 10 सालों से मैं यहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में दिल्ली रोड पे सेवाएं दे रहा हूँ। और ये हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का, तो हॉस्पिटल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में HOD की पोस्ट पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ। जी जी। चलिए, तो अब थोड़ा कबूतरों से रिलेटेड के इनका कबूतरों का सेवा का शौक़ आपको कब से हुआ? दरअसल जब मैं बहुत छोटा था, 4th, 5th और 6th क्लास, तो थोड़ा शरारती होने के कारण परिवार वालों ने बड़ौत से मुझे दिल्ली भेज दिया। अच्छा। और 3 साल मैंने वहाँ रह के पढ़ाई की अपनी बचपन में। तो उन 3 सालों में हम लोग जो रहते थे, चांदनी चौक के पास एक जगह है सब्ज़ी मंडी आर्यपुरा, वहाँ रहते थे। और जब भी धार्मिक अपने क्रियाएं होती थी या धार्मिक त्यौहार होते थे, तो पूजा पाठ के लिए हम लोग लाल किले के बिल्कुल सामने चांदनी चौक के कोने पे एक जैन मंदिर है, उसमें पूजा पाठ के लिए जाते थे। तो परिवार के लोग तो अपनी पूजा पाठ में बिजी हो जाते थे। वहीं उसमें एक लगभग 85 साल पुराना पक्षियों का हॉस्पिटल चलता है, आज भी चल रहा है। बल्कि उसकी मेरे पास एक बुक भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये उसकी बुक है। अच्छा। ये परिंदों का धर्मार्थ चिकित्सालय। अच्छा, ये सब उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं। जी 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 जी। उसमें जो है ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है। ओहो। और कैसे वो वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं इसका पक्षियों का सारा, और कैसे वो उसको टाँके वगैरह लगाते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, किस बीमारी में क्या क्या उनका ट्रीटमेंट रहता है। ये विश्व लेवल पे विख्यात है हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा। तो ये जो है वहाँ पे सेवाएं दे रहा है। तरीके के पक्षी वहाँ पे? हाँ, लगभग इस वक्त उसमें 5000 पक्षी होंगे। ओहो। अच्छा। और जिसमें 5-6 बोरी तो रोज़ दाना लग जाता है, 5-6 क्विंटल डेली। ओहो। अच्छा। और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उसमें 24 आवर्स टीम है पूरी, सफाई वालों की, डॉक्टर्स की और दूसरी जो है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें वहाँ मतलब ये सेवाएं निरंतर रूप से चलती हैं। अच्छा। तो जब मैं वहाँ जाया करता था बचपन में, तो मैं जाके उस पिंजरों विंजरों में घायल पक्षियों को देखता था। उसके बाद साधु संत जो हैं वो प्रवचन देते थे। तो प्रवचन में अक्सर उनका पक्षियों को लेके भी रहता था कि भाई हमारे यहाँ जीव दया बहुत बड़ी दया मानी जाती है, कि उससे हमारे आगे के जो भविष्य सुख में हो जाता है। तो जीव दया में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। और इसी तरह से धर्मार्थ चिकित्सालय वगैरह जो है हमारे जैन परंपरा में बहुत, दिल्ली में ही 4-5 हैं, इसके अलावा भी। तो मैंने सन 90 में बड़ौत में एक पक्षियों का हॉस्पिटल बनवाया था। उस वक्त में वहाँ पे एक संस्था थी जीवदया मंडल, उसमें मैं मेंबर था। बाद में सेक्रेटरी बना। अपने सेक्रेटरी कार्यकाल में मैंने उसमें पक्षियों का एक हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी वहाँ सेवाएं दे रहा है। और उस वक्त जो मैंने वहाँ डॉक्टर्स वगैरह जो भी उसके नियुक्त किए थे, आज तक वो उसमें काम कर रहे हैं। और जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो जो चीज़ें एक बैठ गई ना अंदर,
तो वो सेवा भाव की, पक्षियों की, उसके लिए जो अंदर से संवेदनाएं जागती हैं, तो वो निकल ही नहीं पाई कभी। अच्छा। तो उसी की वजह से फिर धीरे धीरे जब लोग कबूतर अपने छोड़ने आते थे, कुछ तो जंगली कबूतर आते थे और तरह के पक्षी आते थे। जैसे मैं एक आपको बताऊं इंसिडेंट, ये 91-92 का है कि किसानों ने अपने खेत में कीटनाशक डाल दिया। अब जब वो कीटनाशक डाला तो मोर आए और आके उन्होंने वो जो कीटनाशक डालने से जो कीट पतंगे मर गए थे उनको उन्होंने खा लिया। अब खाने के बाद वो चूँकि उस पर जहर था तो वो भी बेहोश हो गए। तो 8 मोर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए किसानों के माध्यम से कि जी ये तो बेहोश हैं, देखिए क्या करना है। तो हमने उनकी कोशिश की तो उसमें 7 बच गए थे। तो मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कबूतर ही आते हैं, कभी कोई किसान कुछ चिड़िया विड़िया ले आता है, चील के बच्चे आ जाते हैं, चील भी आ जाती है। अच्छा, हम लोग चूँकि जैन हैं तो नॉन वेज वगैरह में हम लोग करते नहीं हैं, तो ऐसे में कई बार धर्म संकट भी होता है, इसकी जान कैसे बचाएं, नॉन वेज हम दे नहीं सकते, वेज ये खाता नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारे करना, मतलब उद्देश्य रहता है भी किसी भी तरह से इसकी जान बच जाए और हमारा धर्म भी बना रहे, है ना। तो वही वाली चीज़ है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में बनाया बड़ौत में, जो आज भी चल रहा है, उसमें डॉक्टर्स वगैरह की टीम है, उसका भी अच्छा खासा खर्च है। ये सब समाज के खर्चों से होता है। वो अलग बात है कि कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, लेकिन समाज सब ये चीज़ें करती हैं। तो हॉस्पिटल इस तरह के हमारे राजस्थान में भी हैं, पंजाब में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, यूपी में भी हैं। सभी जिनको जानकारी है वो लेके आते हैं। तो उन अस्पतालों में जब हम टाइम देते थे तो कई बार क्या होता था कि हम जब हॉस्पिटल में हैं तभी कोई जो पक्षी प्रेमी है वो आ गया अपने परिंदे को लेके, और वो कहता है साहब ये तो बहुत अच्छी नस्ल का है और मेरा बहुत शौक का था और ये बीमार हो गया, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है इसको छोड़ना है, वरना मुझे तो कोई ये भी दे दे तो मैं तब भी ना दूं उसको। तो हमारा भी इंटरेस्ट जागता था भाई ऐसी क्या बात है इसमें। तो उनसे बात करते करते हमें पता चला कि इसमें बहुत सारी नस्लें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो डे बाय डे वो जो है, जो एक सेवा का भाव था वो कहीं ना कहीं शौक में परिवर्तित हो गया, है ना। तो ये हमारा इसका एक रीज़न है शौक होने का। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कब से कबूतर? जब मैं यहाँ पहले दिन जॉब करने के लिए आया था तो उससे पहले मेरे घर पे भी कबूतर थे। अच्छा। वहाँ पे भी मैं सेवा करता था। तो जिस दिन मैं यहाँ आया था पहले दिन, तो अपने घर से, उस वक्त हालांकि मेरे पास घर पे तो जो बहुत ज़्यादा थे, सैकड़ों के हिसाब से थे, लेकिन मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि पता नहीं भाई यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल होगा, जगह होगी नहीं होगी, कहाँ रखूँगा। तो मेरे जो परिचित कुछ लोग थे जो उसमें बहुत अच्छे कबूतर थे वो मैंने सब बांट दिए थे। जो कुछ बीमार थे, जिनका मुझे पता था कि इनको ये रखेंगे नहीं, फेंक देंगे या मार देंगे, उनको 15-20 कबूतरों को मैं अपने साथ ले आया था। तो वो यहाँ सेवा करते करते फिर धीरे धीरे फिर बाद में मैंने अपने यहाँ के जो कुलाधिपति महोदय हैं, एक दफ़ा उनसे कहा कि भाई जो मेरे पास बीमार कबूतर हैं उनको धूप की ज़रूरत होती है और जो मेरे पास इस वक्त जगह है उसके लिए वो मतलब ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं वहाँ रख लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल आप रखिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो 1 साल में 4-6 बार मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हें इसमें कोई खर्चे वर्चे की दिक्कत हो तो वो आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। हालांकि मैंने कभी उनसे लिया नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से हमें एक बार नहीं कई बार ऑफ़र किया गया, क्योंकि वो भी थोड़ा धर्म प्रेमी परिवार है और उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं धर्म के मामले में भी और बहुत सारी चीज़ों में। तो निश्चित तौर से उनका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। तो मैं जब यहाँ आया था तो आप कह सकते हैं कि कबूतर तो मेरे पास यहाँ आने के पहले से मेरे साथ साथ ही यहाँ आए थे। और जब बड़ौत था तब भी शौक़ था, यहाँ जब मैं आया तब भी वो जो है निरंतर चलता रहा। आज भी मेरा पूरे शहर में मेरी सबको मतलब जो मेरे जानकार हैं उनको मैंने कहा हुआ है कि आपके यहाँ जो कबूतर ऐसा हो जाए जिसको आपको फेंकना है, मारना है, अपने कबूतरों में नहीं रखना है, उसको मेरे यहाँ भिजवा दीजिए। जो आपके घर से मेरे यहाँ तक आने जाने के पैसे लगेंगे वो भी मैं दूंगा। उसके अलावा आपको उसके 10-20-50 रुपये चाहिए वो भी दे दूंगा। और अगर आपका कबूतर ठीक हो जाए तो उसको फ्री में आप वापस भी ले जा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पूरे शहर को हमेशा से जो मुझे जानते हैं उनको पर्सनली कहा हुआ है, जो नहीं जानते उनको मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि किसी के पास भी जो कबूतर बीमार है, जिसको उसको अपने यहाँ नहीं रखना है, जिससे उसको छुटकारा पाना है, वो मेरे यहाँ छोड़ जाए। वो चाहे किसी भी बीमारी का कैसा भी है, कम से कम उसको दाना पानी तो समय पे मिलता ही रहेगा। ये तो यहाँ लगभग कितने कबूतर होंगे आपके पास? यहाँ मेरे पास लगभग इस वक्त 900 के आसपास कबूतर हैं। 900 से कुछ ज़्यादा हों या कुछ कम हों।
और इसमें से 150 से 200 कबूतर बीमार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 150 से 200 कबूतरों में 20-30 कबूतर ऐसे होंगे जो मेरी अपनी छत के हैं। अच्छा। वरना उसमें से 80% 90% कबूतर ऐसा है जो मेरे पास दूसरे लोगों से बीमार कबूतर के रूप में आए हैं। अच्छा, जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ऐसे तो हज़ारों हैं जो ठीक हो गए, या तो भाग गए या उड़ गए या हमने दे दिए। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में जो है उसमें 80-90% कबूतर ऐसा है जो हमारे पास बाहर से आया है। अच्छा। और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी नस्ल के होंगे आपके पास कबूतर? सभी मिक्स हैं। मिक्स हैं। रामपुर भी हैं, सहारनपुरी भी हैं, शाहजहानपुरी भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सारी नस्लों के हैं। तो इतने उसमें हम देखते भी नहीं हैं। जी जी जी। मतलब हम जिस वक्त कबूतर आता है हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि भाई ये किस नस्ल का है या किस जाति का है, अच्छा है या बुरा है, वो हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं भाई इसमें बीमारी क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक से। है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई इसकी जान बचनी चाहिए। तो मार्केट वैल्यू उसकी अगर 100 रुपये की है और उसमें 1000 रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं उसकी जान बचाने के लिए, तो हम खर्च कर देते हैं, अच्छा, सही सही। है ना। तो बीमार कबूतरों में स्पेशली हम बिल्कुल नस्लें नहीं देखते अच्छा। कि भाई किस नस्ल का है। लगभग काफ़ी कबूतर हैं, तो इन पे कितना खर्च आ जाता होगा? देखिए, एक तो ये है कि जो लोग इसका शौक़ करते हैं, जी 2 चीज़ें हैं। एक तो शौक़ होता है और एक कबूतर परवर होता है। जी तो कबूतर को जो कबूतर पालते हैं उनको लोग ज़्यादातर कबूतरबाज कहते हैं। जी। तो पहली तो चीज़ ये है कि समझना पड़ेगा कि कबूतरबाज और कबूतर परवर में क्या फ़र्क होता है ना। कबूतरबाज वो होता है जो कबूतरों के माध्यम से बाजी लगाता है। बाजी मीन्स चाहे वो 1 रुपये की लगाए चाहे वो 1 लाख रुपए की लगाए, बाजी बाजी है ना। उस बाजी को जीतने के लिए वो कबूतर के साथ अच्छे बुरे जो भी ट्रीटमेंट उसको जानता है, जो भी उसको उपाय जानता है वो करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कबूतर कैसे उड़ेगा। उसके लिए उसे जो भी उसको दवा दारू देनी होती है वो सब करता है। तो पहली तो बात यह है कि मैंने जीवन में आज तक कोई बाजी नहीं लगाई। बाजी जिसे कहते हैं कि भाई तुम उड़ाओ मैं उड़ाऊँ और दोनों में से देखते हैं। दूसरा एक ये है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं 4-6-8 घंटे बैठ के छत पे और सुबह को कबूतर को उड़ाऊँ और शाम तक देखता रहूँ कौन सा कबूतर किस वक्त आ रहा है। तो उस तरह का भी अपना शौक़ नहीं है। हम कबूतर परवर हैं। परवर मीन्स कि भाई हमने शाम को खोले, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। जो हमारे अच्छे कबूतर हैं उनको हमने शाम को खोले, हम चेयर डाल के बैठ गए। जो हमारा सेवक है सेवाएं दे रहा है, कबूतरों की सेवा कर रहा है, उसको बोल दिया भाई ये जाल खोल दो कबूतर। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अगर 900 कबूतर हैं तो जो बीमार हैं वो तो बीमार हैं। उसके अलावा आपको जो 700-750 जो भी कबूतर होंगे उसमें से आपको 10-20 भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कैच हो, जिनके हमने पर काट दिए हों। सारे के सारे परंद हैं और सारे के सारे खुलते हैं छत पे। अच्छा। उनकी जब मर्जी आसमान में जाएं, जब मर्जी नीचे आएं। अच्छा। वो बात अलग है कि बंदिश है, शाम को रात को बंद करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसको कोई भी बिल्ली कुत्ता या दूसरे जो जानवर हैं परभक्षी जो रात को भी निकलते हैं, परिंदों में भी होते हैं जैसे उल्लू वगैरह, तो उनसे बचाने के लिए रात को बंद करने पड़ते हैं। वरना हमारे यहाँ किसी तरह की कोई बंधन कबूतरों पे नहीं है। या ये नहीं है कि बहुत अच्छा है तो इसको कैच करके डाल लो भाई, इसको पर काट लो, ये कहीं गुम ना हो जाए। तो हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा कबूतर भी अपने पूरे परों में है और वो छत पे खुलने के बाद पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और हमें जो शौक़ है बस यही है कि जब हम बैठ गए और बैठने के बाद वो कबूतर पटपटा रहा है, खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, और उसको खुश देख के हमें कहीं ना कहीं आत्मसंतोष मिलता है कि भाई मेरे माध्यम से इनको जो है टाइम पे दाना पानी मिल रहा है, ये खुश हैं, उसी में हम खुश हो जाते हैं। भाई इतना ही शौक़ है हमारा। तो खिलाते क्या हैं उनको? जैसे कुछ लोग होते हैं कि पूरे साल पता चला कि वो गेहूँ खिलाए जा रहे हैं या अब ठंड सीजन के अकॉर्डिंग खिलाते हैं। देखिए, ये तो आप मेरे साथ ऊपर चल के अभी देख लीजिएगा। हमारे यहाँ जो दाना है इस वक्त मेरे पास करीब 8-10 कुंटल दाना होगा और महीने का लगभग 25 से 30 किलो दाना रोज़ लगता है। 27 किलो, 26 किलो, 25 किलो, तो लगभग 8 कुंटल दाना महीने का लग जाता है, जिसमें करीब 27,000, 26,000 मतलब 25,000 प्लस खर्च होते हैं दाने में। और 2 सेवक हैं जो सेवाएं देते हैं, तो उनमें भी लगभग एक को मैं 10,000 रुपये से भी कुछ ज़्यादा देता हूँ, एक को लगभग 5,000 देता हूँ, तो 15,000 रुपये करीब उसमें भी चले जाते हैं। तो मेरी कुल इनकम का जो एक बड़ा हिस्सा है, कह लीजिए 50% से भी ज़्यादा, वो इस शौक़ में खर्च हो जाता है हर महीने। और इस शौक़ से मेरा जो अपना अनुभव है, जो आपने प्रश्न पूछा था उसका मैं फिर से जवाब दे रहा हूँ, ये कि जो इस शौक़ को करता है, अगर 1000 लोग इस शौक़ को करते हैं
तो उसमें से 999 लोग ऐसे हैं जो साल में अगर उसकी बैलेंस शीट बनाएं कि मैंने शौक में क्या खोया क्या पाया, तो निश्चित तौर से वो कम या ज़्यादा कुछ भी हो लेकिन लॉस में रहेंगे। अच्छा। और जो आपने पूछा था ना कि कितना खर्चा आपका महीने का है, तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं इसमें से कुछ जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो निकाल देता हूँ, कम ज़्यादा पैसे जैसे भी होते हैं निकाल देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 लाख रुपया साल अच्छा। इस शौक में मेरे घर से खर्च होता है। 3 से 4 लाख साल। सालाना। 2020 में भी लगभग इतना ही हुआ होगा, अच्छा। 19 में भी, 18 में भी, पिछले 3-4 साल की बात करूं तो 3 से 4 लाख रुपए साल। अच्छा। पहले व्यवस्थाएं कम थी तो कबूतर भी कम होते थे, तो उस वक्त खर्चे कम थे, या मैं जब घर पे करता था तो नौकर नहीं थे, तो ये भी खर्चे नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी साल ऐसा तो रहा ही नहीं है कि जब मेरा खर्चा इस पे लाखों रुपए साल का ना हुआ हो। वो बात अलग है कि कभी 4 लाख का 3 लाख का हो रहा है, तो कभी 2 लाख का 1.5 लाख का हो रहा है, तो ये खर्चे का तो ये रहता है इसमें। अच्छा, तो जो बीमारी है उससे रिलेटेड कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। तो जैसे लोग अक्सर पूछते हैं गांठ हो जाती है कबूतरों के, तो उसका क्या है? देखिए, एक तो ये है कि जो बीमारियां, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जी। मैं तो एक, जैसे सभी लोग शौक करते हैं वैसे मैं भी एक, मुझे अच्छा शौक है देखने का, इनको रखने का। तो डॉक्टर मैंने कोई वेटनरी का कोर्स वगैरह तो किया हुआ नहीं है, लेकिन जितना मैंने समझा है अभी तक, मैंने यही समझा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के, उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है सेम वही ट्रीटमेंट कबूतरों को दिया जाता है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है एक। उसको अगर नज़ला जुकाम है तो भी वही काम आएगा, उसको अगर कोई और बीमारी है, बुखार है या पेट गड़बड़ है, हाजमा ठीक नहीं है, तो जो भी छोटे बच्चे पे काम करती हैं दवाइयाँ, वो सब दवाइयाँ इसमें काम करेगी। जहाँ तक गांठ का सवाल है, तो गांठ के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मैंने यूज़ की हैं, बहुत सारी लोगों ने बताई हैं, और उसमें कुछ लोगों ने इंजेक्शन भी बताया कि भाई ये इंजेक्शन लगा लीजिए, और मैंने उनको लगाया भी है। लेकिन मैंने जो देखा कि गांठ जो है वो कुछ इस तरह की परेशानियां थी उसमें कि हमने अगर इंजेक्शन दिया, वो तो इंजेक्शन आज दिया तो अगले दिन वो कबूतर जो पेट के बल बैठा रहता था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता था, वो कबूतर चलता हुआ मिला हमें अगले दिन सुबह को, अगर शाम को दिया तो। और वो अगले 8 दिन तक मैंने देखा उसको खूब हस्त पुष्ट तरीके से, और हम भी खुश होते थे कि भाई हाँ बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है इसका, और कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा हो रहा है दवाई से। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आनी शुरू हो जाती थी, और अगले 15-20 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि शायद वो या तो डोज़ ज़्यादा हो गई, हालांकि हमने जो डोज़ वही दी जो हमें बताया गया पीछे से कि भाई कम से कम इतनी डोज़ उसको देनी है, तो उसमें भी जो मिनिमम है वही हमने क्वांटिटी उसको दी। लेकिन जब वो मरता है तो उसमें ज़्यादा अफसोस होता है, बशर उसके मुकाबले जब वो ज़िंदा था, भले वो परेशान था, तो लेकिन जब हमें लगता है कि ट्रीटमेंट से मर गया है ये, तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो गांठों के ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, तो मैं अपना नंबर इसमें दे दूंगा, आपकी वीडियो में ही अभी बोल देता हूँ। मेरा नंबर ये है, आप कभी भी किसी को अगर कोई कांटेक्ट मुझे करना हो तो 9837048798। आपने भी बता दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर डाल दिया। हाँ, एक नंबर और भी है 8630141613, है ना। इस पे आप मुझे कांटेक्ट करें, और इस बात का ध्यान रखें कि चूँकि मुझे हर वक्त टाइम नहीं होता है, और मैं अपनी बहुत सारी पारिवारिक और जो भी अपना जिम्मेदारियां हैं उसकी परेशानियां हैं, तो हर वक्त इस तरह के फ़ोन में नहीं ले सकता। तो इसलिए सभी से निवेदन भी ये है कि शाम को 7 बजे के बाद और रात को 11 बजे से पहले ही फ़ोन करें। ऐसा ना हो कि कोई 9 बजे कर रहा है, कोई 10 बजे कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है। मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, काम है, झल्लाहट भी हो जाती है ना। तो ऐसी झल्लाहट में कोई पूछेगा तो हो सकता है अभी उस वक्त मैं कहूँ यार ये बातें फिर करेंगे, है ना, उसको बुरा लग जाए। तो इसलिए प्लीज़ समय का विशेष ध्यान रखें, शाम को 7 बजे के बाद और रात को 11 बजे से पहले फ़ोन कर लें। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन था जिसमें लोग बहुत परेशान है, वो गर्दन के टेढ़े होने की कबूतरों को, इसका कुछ इलाज है या नहीं, क्या है? दरअसल गर्दन के टेढ़े होने में मेरे पास ऐसे करीब 100 कबूतर हैं। अच्छा। जो लकवे के हैं, इसे लकवा बोल देते हैं, टेढ़ा ही बोल देते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। अच्छा। एक नहीं 10 हैं, और मैंने वो 10 के 10 आजमा के भी देखे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि दवाई का कम और सेवा का ज़्यादा काम होता है इसमें।
जब कबूतर टेढ़े में, टेढ़ा भी 2-3 तरह का होता है, किसको रासा बोलते हैं, उसमें गर्दन ऐसे करके हिलाता है कबूतर, ऐसे करके, और टेढ़े में गर्दन उसकी यूँ घूम जाती है या यूँ घूम जाएगी, ज़मीन से लग जाएगी, है ना। तो इसमें भी 2-3 तरह का टेढ़ा आता है। बहुत से लोग सभी को टेढ़ा बोलते हैं, हम लोग जो ऐसे हिलता है उसको रासा बोलते हैं, राशा बोल देते हैं, और जो गर्दन घूम जाती है उसको टेढ़ा बोलते हैं। तो रासे का कबूतर तो स्पेशली अगर आज रासे में आएगा तो वो अगले 8-10 दिन में मर जाएगा। कारण उसका क्या है कि जो अनजान लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, वो समझ ही नहीं पाते। अब रासे के कबूतर को अगर आप सुबह शाम 10-10 दाने चने के आप पानी में भिगो के रख लीजिए, शाम को देना है तो सुबह को रख दीजिए, सुबह को देना है तो शाम को रख दीजिए, रात को रख दीजिए। 10 दाने सुबह को, 10 दाने शाम को उसके मुंह में डाल दीजिए आप चने के, और उसमें 15 से 20 ml पानी सुबह को, 15 से 20 ml पानी शाम को उसको दे दीजिए। और उस पानी में अगर थोड़ा मल्टीविटामिन मिक्स कर लें, बहुत सारे मल्टीविटामिन आते हैं, विमरॉल है, A to Z वगैरह है, कोई भी मल्टीविटामिन उसमें थोड़ा मिक्स कर ले तो उसकी ह्यूमिडिटी पावर थोड़ी बढ़ जाती है। ये आप उसके लिए बता रहे हैं जो राशि, ये पानी और चना तो हर कबूतर को काम आता है जो खुद से नहीं खा पा रहा है, लेकिन राशि का स्पेशली ऐसा होता है जो बिल्कुल खा ही नहीं पाता। लेकिन जब आप उसे 8-10 दिन ये दाना देंगे, और साथ में क्या करना है आपको कि एक कोई गहरा बर्तन लेना है, उस गहरे बर्तन में जिसमें करीब 2 इंच तक जो है दाना आ जाए, और वो उसके आसपास रख दीजिए। तो वो उसमें चोंच मारने की कोशिश करेगा जब भूखा होगा तो वो 7-8 दिन में इस लायक हो जाता है कि अपना पेट भरने लायक वो उठाने लगता है उसमें से। पहले 3-4 दिन में ही होता। यही जो लकवे का कबूतर है उसका भी होता है कि पहले 3-4-5 दिन वो, क्योंकि गर्दन उसकी यूं हो गई है, अब वो जब आसमान की तरफ देख रहा है, चोंच उसकी आसमान की तरफ है, ज़मीन पे से दाना कैसे उठाए वो, तो उसे पहले आपको स्लैक करना पड़ेगा कि उसकी चोंच ज़मीन की तरफ हो जाए, उसकी गर्दन थोड़ा सा उसके कंट्रोल में हो जाए। जब उसकी कंट्रोल में ही गर्दन नहीं है तो दाना कहाँ से उठाएगा वो, दाना यहाँ पे है, चोंच यहाँ मारेगा। तो उसके लिए भी आपको गहरे किसी बर्तन में दाना रखना पड़ेगा, और शुरू के 7-8 दिन तक उसको दाना अपने हाथों से देना पड़ेगा। जब आपको लगे कि हाँ ये अब इस लायक हो गया कि अपना दाना अपने आप से दे सकता है, तो उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट दीजिए। और उसमें कम से कम मतलब जितनी मैक्सिमम दे सकते हैं उसको धूप में रखें, गर्मी हो सर्दी हो, कम से कम 2-3-4 घंटे की धूप तो उसको लगनी ही चाहिए। धूप के अलावा जितना भी आप उसको मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह जो भी आप देते हैं एक लिमिट में, उतना उसके पानी के माध्यम से, जो भी पिलाने का तरीका है आपका पानी को, उसके माध्यम से उसके अंदर जाना चाहिए। चाहे तो आप सिरिंज से दें, चाहे तो आप पानी के माध्यम से दें, ये उसका रहता है। बाकी ट्रीटमेंट तो मतलब एक नहीं 50 हैं, लेकिन सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि आप उसकी सेवा करें थोड़ा सा, और वो 15-20 दिन में इस लायक हो जाएगा कि वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगेगा, भागने दौड़ने लगेगा, खाना पीने लगेगा, और फिर वो समय के साथ साथ समय लेता है और वो ऊपर नीचे बैठने लगेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मेरा कबूतर लकवे में आया था और वो अब तो बाजी में लगता है, शाम तक उड़ता है। लेकिन वो कबूतर होते हैं जो जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तभी लकवे में आ जाते हैं, और वो लकवे में आए और निकल गए उसमें से, तो वो उड़ जाते हैं। लेकिन जो कबूतर 4 साल का है, 5 साल का, अगर वो लकवे में आ गया तो वो इस लायक नहीं हो पाता कि वो आप उसको 4-6 घंटे उड़ा सकें। इतना हो सकता है कि आपकी छत पे वो 4-6 चक्कर लगा के बैठ जाए, लेकिन वो 4-6 घंटे नहीं उड़ेगा। छोटा बच्चा अगर कोई लकवे में आ जाता है और लकवे में आके वो ठीक हो जाए, तो वो इस लायक हो जाता है कि फिर से वो पहले जैसा बन जाता है। ये रहता है। चलिए, तो लास्ट में मैं चाहूँगा कि होम सेंचुरी के माध्यम से आप कोई अपना मैसेज पहुँचाना चाहेंगे व्यूअर्स तक? जहाँ तक मैसेज का है जी, तो मैसेज तो इस शौक़ में मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत मतलब जो है अच्छे हैं जी, सब, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है कि उनको सब दुनियादारी का मालूम है ना। और मैसेज देना, भाई मैं कोई दार्शनिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, लेकिन मैसेज यही है कि भाई आप लोग शौक़ करते हैं, कबूतर को बड़े अच्छे से रखते हैं, उसको पैसा खर्च करके लाते हैं, लेकिन जब उस कबूतर में कोई परेशानी आती है, आपके मन से एकदम ऐसे उतर जाता है जैसे वो कुछ था ही नहीं, आपका इंटरेस्ट उसमें एकदम जीरो हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह होता है, और जब हमारा मान सम्मान उससे बढ़ता है, फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई बाजी में कबूतर उड़ाया और उड़ाने के बाद उसके माध्यम से आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज़ मिल गया, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक ही कबूतर की वजह से आपको जो है हार जीत हो जाती है, और वो कबूतर किसी कारण से कुछ समय के बाद बीमार हो जाता है, आप उसको ऐसे निकाल के फेंक देते हैं दूध में से मक्खी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त फिर वो जो है इंसानियत ख़त्म हो जाती है आपकी।
तो मेरा तो बस यही है कि आपकी इंसानियत बनी रहे। तो उसके लिए इंसानियत बनी रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है, मुझे नहीं बताना है। कि अगर आप इंसान हैं और इंसानियत आप में है तो आपको अपने बीमार परिंदे के साथ क्या करना है ये आपको सोचना है। जो मुझे सोचना है मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। जो मैंने इतना सब कुछ बताया है वो मुझे कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा धर्म हमें कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो हम ऐसा कर रहे हैं। आपको आपका ज़मीर क्या कहता है ये आप अपने ज़मीर को टटोल लें, बिल्कुल सही बात है ना। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे कि जैन साहब ने किस तरीके से लॉफ्ट बना रखे हैं और किस तरीके से वो सेवा करते हैं कबूतरों की, ऊपर चलकर सब दिखाएंगे आपको।